गांव की भाभी बनाम शहर की भाभी। रुद्रपुर में रहने वाला घनश्याम के 3 बेटे थे। सबसे बड़ा बेटा अशोक, उसकी पत्नी सीमा और वो गांव में ही रहते थे। सीमा घर की सबसे बड़ी बहू थी। वो गांव की भोली भाली लड़की थी जो हर काम में निपुण थी। घनश्याम का मंझला बेटा अर्जुन जो शहर में नौकरी करता था और उसने शहर की लड़की नीतू से शादी कर ली और वहीं बस गया। और उसका सबसे छोटा बेटा था मोहित, जो कि गांव का सीधा साधा नौजवान था और अब शहर में ही एक फैक्ट्री में नौकरी करता था। कुछ दिनों की छुट्टी लेकर वो अब गांव आया हुआ था। हल्की धूप, मिट्टी की सौंधी खुशबू और ताजे बने पराठों की महक। सीमा यानी उसकी बड़ी भाभी रसोई में लगी हुई है। मोहित शहर से छुट्टी लेकर गांव आया हुआ था। वाह भाभी, क्या मजेदार खुशबू आ रही है रसोई से। हाँ देवर जी, क्योंकि आज आपकी पसंद के गरम गरम आलू के पराठे जो बनाए हैं, अब आ जाइए, गर्मा गर्म खा लीजिए, फिर ठंडे हो जाएंगे तो मजा नहीं आएगा। भाभी, आपके हाथ के पराठे खाकर ही तो शहर की थकान उतरती है। सच कहूँ, वहाँ तो सारा खाना मशीन जैसा लगता है। अरे मशीन नहीं, तुम्हारी शहर वाली भाभी बनाती है ना, और वो सिलबट्टे और हाथ का इस्तेमाल कम और मशीन का ज्यादा करती है। जब हम शहर गए थे तो वो क्या कहते हैं, ब्रेड की सैंडविच या ऑमलेट ब्रेड या पास्ता यही सब बना रही थी। सच कहूँ तो हमरा तो 2 दिन में ही वहाँ पेट खराब हो गया था। भाभी, वो तो कभी कभार मंगवाती है, नहीं तो ज्यादातर वो होटल का खाना मंगवा लेती है। कहती है क्यों मेहनत करें जब सब कुछ ऑनलाइन मिल सकता है। सीधा फोन में एक ऑर्डर किया और खाना घर पर हाजिर। अच्छा, तो अब रिश्ते भी ऑनलाइन ही निभाने लगेंगे क्या? ये क्या बात हुई कि परिवार को अपने हाथ से खाना खिलाने में जो मजा है वो सुख और किसी चीज में कहाँ। अच्छा खैर छोड़ो ये सब, अब 2 पराठे और खाओ और ये साथ में मलाई भी लो, हमने अपने हाथों से तुम्हारे लिए बनाई है। शुक्रिया भाभी, आप बहुत अच्छी हैं। सच कहूँ तो मैं गांव आपके हाथ का स्वादिष्ट खाना खाने आता हूँ। अब मोहित 3-4 पराठे एक साथ खा लेता है, लेकिन मोहित की ये बात सुनकर सीमा के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आती हैं। ना जाने देवरानी जी कैसा कैसा खाना दोनों देवर जी को खिलाती होंगी। सबको खाना खिलाने के बाद वो घाट पर पानी लेने चली जाती है। उसके बाद घर, खेत, फिर घर आकर सबके लिए रात को खाने में साग और मक्के की रोटी बना देती है। मोहित के माता पिता की मौत के बाद उस घर को गांव की बहू यानी सीमा ने ही संभाल कर रखा हुआ था। कुछ दिन बाद, अच्छा भाभी, अब मैं चलता हूँ। ये ले, इसमें तेरे लिए अचार और घी है, खा लेना। सच कहूँ भाभी, जब से माँ गई है ना, आपने मुझे कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। मोहित की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिसके बाद वो शहर जाने वाली बस में बैठ जाता है और 14 घंटे के सफर के बाद दिल्ली शहर अपनी मॉडर्न भाभी नीतू के घर पहुंच जाता है, जहां कांच के बड़े बड़े शीशे के घर और घर में रखा मॉडर्न फर्नीचर था और साथ ही शहर की मॉडर्न भाभी यानी कि नीतू की फैशनेबल चाल। उसके बड़े भाई अर्जुन उस वक्त ऑफिस जाने की तैयारी कर रहा है। सुनो जी, मोहित गाँव से आ रहा है, ध्यान रखना उसके गाँव के तौर तरीके यहाँ मत ले आना। नीतू, वो मेरा छोटा भाई है, ज्यादा मत बोलो। अरे मैं तो बस कह रही हूँ, पिछली बार जब आया था तो बोल रहा था भाभी आप तो रोज साड़ी पहना कीजिए। अब क्या मैं गांव की गवार औरत हूँ जो हर वक्त साड़ी पहनकर घूमूं? अब शहर में यही सब पहनते हैं तो ऐसे ही कपड़े पहनूंगी ना। दरवाजे पर खड़ा मोहित उनकी ये बातें सुन लेता है, लेकिन फिर भी वो अनजान बनते हुए बैग लेकर फ्लैट में घुसता है। नमस्ते भाभी। अरे आ गए तुम, बैठो बैठो, मैं बस एक वीडियो शूट कर रही हूँ। मोहित को अजीब लगता है, वो गांव के आदर सत्कार वाला माहौल याद करने लगता है। तभी अर्जुन, अरे रमेश, आ गया तू? चलो बाहर चलते हैं, भाभी को आज स्पा जाना है। तो नाश्ता तो घर में नहीं बना है, मैं भी बाहर ही जाकर खाऊंगा। चल दोनों साथ में नत्थू हलवाई के छोले भटूरे खाते हैं। स्पा, ये क्या होता है? अरे गांव के लोग नहीं जानते, जहाँ शरीर को रिलैक्स करते हैं, मिट्टी में लोटना नहीं, मसाज करवाना। हमारे गांव में तो गाय के बाड़े में मिट्टी लगाना ही सबसे बड़ा स्पा है भाभी। क्यों भैया? नीतू थोड़ी नाराज होकर कमरे में चली जाती है। मोहित सब समझ जाता है और वो अपने भाई के साथ बाहर चला जाता है और एक चाबी मोहित को दे देता है। नाश्ता करके मोहित घर लौट आता है और कमरे में आराम करने लगता है। सुबह से दिन हो जाता है, लेकिन नीतू तो पार्लर से आने का नाम ही नहीं लेती। मोहित को दिन का खाना भी नहीं मिलता। वो अपने बैग में रखे अपनी बड़ी भाभी के हाथ के बने गाँव की दाल के भरे हुए पराठे गर्म करता है और उसी से अपना पेट भरता है। ऐसे ही शाम हो जाती है और तब जाकर नीतू घर लौटती है। ओह गॉड, आई एम सो टायर्ड। मोहित एक काम करो, तुम सब्जी बना दो, रोटी मैं बना दूंगी। सारा दिन पार्लर में बैठे बैठे थक गई हूँ मैं, थोड़ा आराम करके आती हूँ। कमाल है, भैया तो कह रहे थे कि स्पा जाकर आराम मिलता है, लेकिन भाभी तो और भी थक गई।
खैर कोई बात नहीं। मोहित बेटा चल अब लग जा काम पर। फिर रात की सब्जी मोहित बनाकर तैयार कर देता है। उसे अब अपनी बड़ी भाभी की याद आती है, जो कितनी भी थकी हुई हो, लेकिन कभी मोहित को घर के काम नहीं करने देती थी। कुछ देर बाद नीतू अपने कमरे से निकल कर आती है, जहाँ वो आटा गूंथने के लिए मशीन का इस्तेमाल करती है। इसके बाद वो रोटी बेलने से लेकर उन्हें बनाने तक भी मशीन का ही इस्तेमाल करती है। फिर कुछ देर बाद रात का खाना लगाती है, जहाँ मोहित को सुबह से अब जाकर अपनी शहरी भाभी के हाथों की रोटी मिलती है, लेकिन वो मशीन से बनी हुई ठंडी रोटी। भाभी आपने खुद बनाई है? नहीं, रोटी मेकर से बनाई है। टाइम कहाँ मिलता है इतना। हमारी गांव वाली भाभी तो 5 लोगों का खाना बना लेती हैं और फिर भी मुस्कुराती रहती हैं। अरे वहाँ बिजली पानी का बिल नहीं देना पड़ता। यहाँ सबका टाइम कीमती है। हर चीज मनी और टाइम से चलती है। पर रिश्ते किससे चलते हैं भाभी, टाइम से या दिल से? उसकी ये बात सुनकर हॉल में चुप्पी छा जाती है। अर्जुन भी सोच में पड़ जाता है। खाना खाने के बाद मोहित बालकनी में खड़ा शहर की रोशनी देख रहा होता है। तभी उसका फोन बजता है, जो कि सीमा भाभी का कॉल होता है। रमेश, वहाँ सब ठीक है ना बेटा? नीतू देवरानी जी तुम्हारा ध्यान तो रखती है ना? भाभी वो ध्यान तो रखती हैं, पर यहाँ वो अपनापन नहीं है। बेटा, हर जगह अपनापन नहीं मिलता, उसे लाना पड़ता है। कोशिश करते रहो, वही असली रिश्तेदारी है। चल अब फोन रखती हूँ, अपना ध्यान रखना। फिर मोहित की आंखें नम हो जाती हैं। वो कमरे में जाकर सो जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। ज्यादातर शहरी भाभी बाहर का ही खाना मंगवाती है। फिर एक सुबह नीतू नाश्ता नहीं बना रही थी। अर्जुन ऑफिस जाने की जल्दी में होता है। नीतू कुछ बना देती तो अच्छा होता। रोज बाहर का खाना खाकर पेट दर्द रहने लगा है। मैं कोई नौकरानी नहीं हूँ। कल पार्टी में गई थी, थक गई हूँ, बाहर से ऑर्डर कर लो। मोहित ये सुनता है और धीरे से किचन में चला जाता है। पराठे सेकने लगता है। पराठों की महक से नीतू किचन में आती है। अरे तुम क्या कर रहे हो? सारा किचन खराब कर दोगे। भाभी, घर का किचन तभी घर लगता है जब उसमें अपने हाथ की खुशबू हो, मशीनों से नहीं। दिल से रोटी बनती है। गांव जाकर सीमा भाभी की रसोई देखिए, जहां तीनों वक्त चूल्हा जलता है और वो खाना बड़े स्वादिष्ट होता है। साथ ही वो भैया के साथ खेतों का काम भी देखती है, लेकिन फिर भी वो कभी नहीं थकती। आपकी तरह नहीं जो मशीनों से बनाकर रख दिया। और उनका पहनावा देखिए, कैसे भारतीय नारी की तरह साड़ी में रहती है, और जो स्नेह और ममता उनके यहाँ मिलती है वो कहीं और नहीं। ये सुनकर अर्जुन भी बोलता है, बिल्कुल सच कहा। सच कहूं तो मेरा भी बार बार गांव जाने का यही कारण है, ताकि भाभी के हाथ का बना खाना मिल जाए। अब नीतू को उनकी बातें सही लगती है। फिर अगले दिन नीतू धीरे धीरे बदलाव दिखाने लगती है। वो पहली बार साड़ी पहनकर किचन में आती है। रमेश, आज मैंने पराठे बनाए हैं, वैसे जैसे तुम्हारी गांव वाली भाभी बनाती हैं। वाह भाभी, यही तो बात है। अब शहर की भाभी में भी गांव की मिठास आ गई। बिल्कुल सच कहा। हाँ, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि ये 2 दिन की चांदनी हो। तभी तीनों हंस पड़ते हैं। सीमा भाभी फिर से कॉल करती है। कैसे हो रमेश? आज बड़े खुश लग रहे हो। अब शहर की भाभी से पटने लगी क्या तुम्हारी? भाभी, अब तो वो खुद गांव की रेसिपी पूछ रही हैं। बोली आलू के पराठे भरते हैं। अरे वही तो असली रेसिपी है बेटा। थोड़ा नमक, थोड़ी हंसी और ढेर सारा प्यार। ऐसे कुछ समय बीत जाता है। एक रोज अब नीतू और सीमा दोनों आपस में कॉल पर बात करती हैं। सीमा भाभी, अब तो मैं आपके पराठे की स्टाइल सिखा रही हूँ अपने शहर के ग्रुप में। अरे अब तो तुम भी गांव की बेटी लगती हो, और आप भी अब इंस्टाग्राम चला लेती हैं। फिर दोनों खिलखिलाकर हंसती हैं। गांव की भाभी सिखाती है कि जीवन में सादगी का स्वाद होता है, और शहर की भाभी बताती है कि जमाने के साथ चलना भी जरूरी है। पर जब दोनों एक दूसरे से सीखती हैं, तब घर सच में घर बनता है, न कि सिर्फ 4 दीवारों का फ्लैट। भाभी, सिर्फ आपकी वजह से सरसों का तेल महीने में 10 लीटर खर्चा होता है, क्योंकि 9 लीटर तो आप अपने बालों में ही और पूरे बदन में लगा लेती हो। इतना तेल आज के जमाने में कौन लगाता है? इतने कंटाप मारेंगे कि गिनते गिनते मर जाओगी। हमारी अम्मा जी कहती हैं कि कड़वा तेल लगाने से हमेशा नौजवान बने रहोगे। आप सच कह रही हैं यशोदा भाभी? आपको तो 1 लीटर कड़वा तेल हर दिन पीना भी चाहिए, जिससे आप अपनी उम्र से 5 साल पीछे चली जाओगी। बिल्कुल कुंवारी जैसी लगने लगोगी। दोस्तों, लखीमपुर खीरी के गांव में गुप्ता जी का परिवार रहता है। उनके 2 बेटे विक्रम और अजय शादीशुदा हैं। छोटे भाई विक्रम की पत्नी सुनैना एक शहर की बहू है। वहीं बड़े भाई अजय की पत्नी यशोदा एक गांव की लड़की है, और दोनों आपस में हमेशा लड़ती झगड़ती रहती हैं। वो दोनों कब क्या कर दें, ये उनके पति कभी नहीं समझ सकते।
आज आप सभी लोगों के लिए हलवा और पूरी मैंने अपने हाथों से बनाई है। आज यशोदा भाभी मुझसे नहीं जीत सकती। खैर वो तो वक्त बताएगा कि किसका खाना बेहतर है। अरे बहू, वो तो तभी पता चलेगा ना जब हम सब लोग खाना खाएंगे। बिल्कुल सही कहा तुम्हारी सासू माँ ने। सभी लोग खाना खाने लगते हैं। दोनों इस बात का इंतजार करने लगती हैं कि आज रात का विनर कौन होगा। आज तुम दोनों विनर हो, क्योंकि मुझे तो तुम दोनों का खाना बहुत पसंद आया। पिताजी, आपने बिल्कुल सही कहा। दोनों बहुएं लड़ने लगती हैं। दोनों बहुएं इस बात की जिद करने लगती हैं कि कोई एक विनर तो बताना ही पड़ेगा। तभी अजय को एक रास्ता नजर आता है। अजय अपनी पत्नी यशोदा से कहता है, अरे यशोदा, हर बार तो तुम ही जीतती हो सकता है आज सुनैना का खाना अच्छा हो, तो मैं चाहता हूं कि एक बार तुम सुनैना का बनाया हुआ खाना खाओ और सुनैना तुम यशोदा का बनाया हुआ खाना खाओ। फिर खुद ही डिसाइड करो कि कौन विनर है आज का। अब दोनों बहुएं एक दूसरे का बना खाना खाने लगती हैं। एक एक निवाला खाने के बाद ही दोनों का चेहरा खुशी से खिल जाता है। भाभी, हर बार की तरह आज भी आप ही विनर हो। आपके छोले भटूरे खाकर तो मजा ही आ गया। इसके सामने तो मेरा हलवा पूरी फीका है। अरे नहीं, मसाले से भरे छोले भटूरे के बाद तुम्हारा हलवा पूरी खाने से पूरे मन को ताजगी मिल जाती है। क्यों बाबूजी, सही कहा ना? ये बड़ी अच्छी बात कही बहू तुमने। आज दोनों के खाने का कोई कंपैरिजन ही नहीं है। तो इस तरह पूरा परिवार खुशी खुशी खाना खाकर सो जाता है। लेकिन शायद उन्हें ये नहीं मालूम था कि अगले दिन से ही उनकी जिंदगी में सब कुछ बर्बाद हो जाने वाला है। अगले दिन विक्रम अपने ऑफिस में अपने बॉस से लड़ाई कर रहा है। यहाँ से जाने के बाद भी सुबह 4 बजे तक आपकी कंपनी के लिए काम करता हूँ, लेकिन जब पेमेंट बढ़ाने की बात करता हूँ तो आप फोन नहीं उठाते मेरा। इतने सारे एम्प्लॉयज के सामने इतनी ऊंची आवाज में तुम्हारी मुझसे बात करने की हिम्मत कैसे हुई? अकेले मैं 100 बार बोल चुका हूँ, पर आपने अभी तक मेरी बात नहीं सुनी। मालिक अपना चेक निकालता है, उस पर कुछ अमाउंट लिखकर साइन करके विक्रम को देते हुए बोलता है, ये लो तुम्हारा आज तक का हिसाब। कल से कंपनी में आने की कोई जरूरत नहीं है। विक्रम गुस्से में चेक लेता है और वहां से चला आता है। रात में उसका बड़ा भाई अजय उसके कमरे में आता है। अरे विक्रम, 5000 कैश देना जरा, मुझे अर्जेंट बाहर जाना है। मैं कल तक तुझे सेंड कर दूंगा। भैया, आप मुझसे बड़े हैं, लेकिन आपने तो मुझे कभी पैसे नहीं दिए। हर बार आप मुझसे ही पैसे ले लेते हैं, आपने कभी दिए? अरे ऐसी बातें क्यों कर रहा है विक्रम? तुझे जब चाहिए तब बेझिझक मुझसे मांग सकता है। जिस तरह मैं पूरे हक से तुझसे पैसे मांग लेता हूं, तू भी मुझसे मांग सकता है रे। विक्रम का दिमाग गर्म होता है क्योंकि आज ही वो अपनी नौकरी से हाथ धो बैठा है। उसका बड़ा भाई अजय शायद कुछ समझ जाता है और बिना कुछ बोले कमरे से बाहर आ जाता है। अरे माँ, पिताजी, ये विक्रम को अचानक क्या हो गया है? आप जब देखो तब विक्रम से पैसे ले लेते हो। आपने आज तक उन्हें एक भी पैसा दिया? तू ज्यादा मत बोल सुनैना, दोनों भाइयों के बीच लड़ाई करवा रही है। तुझे शर्म नहीं आती? अरे बहू, तुम शांत हो जाओ। अजय, मुझे बताओ पूरा मामला क्या है? अजय पूरी बात अपने पूरे परिवार को बताता है। सुनैना अपने पति विक्रम से बात करने की कोशिश कर रही है। आज के बाद उनको एक भी पैसा देने की जरूरत नहीं है, समझ गए? इतना सुनते ही विक्रम एक जोरदार तमाचा अपनी पत्नी सुनैना को मारता है। मेरा दिमाग वैसे भी खराब है? तुम अलग से दिमाग खराब मत करो। मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि किसे पैसे देने और किसे नहीं, समझी? अरे सुनैना, छत पर अकेले जा रही हो क्या? लड़ाई हो गई क्या देवर जी से? देखो भाभी, मेरा लड़ाई करने का कोई मूड नहीं है। मुझसे सवाल जवाब मत करो, मेरा वैसे भी दिमाग बहुत खराब है। मुझे पूरी बात बता, हो सकता है मेरे पास कोई हल हो उस समस्या का। सुनैना सारी बात अपनी भाभी यशोदा को बता देती है। बस इतनी सी समस्या? ये समस्या तो एक हफ्ते में हल की जा सकती है। सुनैना यशोदा की ये बात सुनकर खुश हो जाती है। भाभी, अगर ऐसा हो गया तो आज के बाद मैं आपसे कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करूंगी। बताइए मुझे क्या करना होगा? तुम तो आज के जमाने की शहर की लड़की हो सुनैना। तुम्हारे पास विक्रम के दोस्तों के नंबर तो होंगे ही जासूसी करने के लिए, है ना? अरे भाभी, आप तो जीनियस हो, जीनियस। आज से शाम की चाय मैं अकेले ही बनाऊंगी। आगे जल्दी से बताइए क्या करना है। विक्रम के दोस्तों से पता कर कि विक्रम की परेशानी की असल वजह है क्या। दोस्तों को सब पता रहता है। सुनैना विक्रम के दोस्तों से बात करती है और उसे पता चलता है कि विक्रम की नौकरी छूट चुकी है। इसी वजह से उसका दिमाग खराब है। अगली सुबह यशोदा सारी बात अपने पति अजय को बता देती है। ठीक है यशोदा, तुम्हारा काम हो जाएगा। अब अजय विक्रम के मालिक का पता करवाता है और अपने बैंक में उसके मालिक को बुलाता है। अजय एक बैंक में मैनेजर का काम करता है। देखिए मैनेजर साहब, मुझे थोड़ी मोहलत दीजिए। मेरी कंपनी बंद मत होने दीजिए। मैं सारा लोन जल्द ही चुका दूंगा। मिस्टर बत्रा, आपके लोन की वजह से मेरे घर में समस्याएं चल रही हैं।
इससे पहले कि मिस्टर बत्रा कुछ बोल पाते, अजय अपने फोन में विक्रम की फोटो दिखाता है। आपने इसे नौकरी से निकाल दिया है। ये मेरा भाई है, बहुत परेशान है। मैं इसकी पेमेंट नहीं बढ़ा पा रहा हूं, इसलिए बहसबाजी हो गई। 1 करोड़ का लोन है, कैसे बढ़ाऊं पेमेंट? आप ही बताइए। कंपनी तो बैंक अपने कब्जे में लेने ही वाली है। आपका काम हो जाएगा, आप खुशी से अपना काम कीजिए। आपका सारा लोन माफ किया जाता है। अगर इन्वेस्टमेंट चाहिए तो वो भी बताना। 5 करोड़ में ही इन्वेस्ट करना चाहता हूं। बत्रा बहुत खुश हो जाता है और अपनी कंपनी पहुंचते ही विक्रम को फोन करता है। विक्रम की वजह से ही तो मेरी कंपनी चलती थी। फोन करता हूं। हेलो विक्रम, चुपचाप कल से काम पर आ जा और बता देना कितनी पेमेंट बढ़ानी है, क्योंकि हमारा लोन माफ हो गया है और 5 करोड़ का इन्वेस्टर भी मिल गया है। मुबारक हो सर, पर अब मैं नहीं आऊंगा। अरे यार, मैंने आज तक किसी से माफी नहीं मांगी, पर तेरे पैर पकड़ता हूं। आजा यार, वरना मैं कंपनी बंद कर देता हूं। विक्रम का दिल पसीज जाता है। अरे सर, मुझसे माफी मत मांगिए, मैं भी उस वक्त कुछ ज्यादा ही गुस्से में था। अब कल से आता हूं। भैया मुझे माफ कर दो। दरअसल असल में मेरी नौकरी छूट गई थी, इस वजह से मेरा दिमाग खराब हो गया था। तो अब नई नौकरी मिल गई है क्या? अरे नहीं, मालिक ने खुद फोन करके बुलाया, गलती उसी की थी। हमारी एक बहू में शहर का तड़का है तो दूसरी बहू में गांव का। तुम दोनों लड़ती भी रहती हो और जब कोई समस्या आती है तो उसका हल एक साथ मिलकर निकालती हो। पर यह बात विक्रम को कभी मत बताना कि मैंने उसके मालिक का लोन माफ करवाया है। ये बात मैंने उसके मालिक को भी समझा दी है। इस तरह से सब कुछ ठीक हो जाता है और गांव की बहू शहर की बहू एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।